उसको चेहरा उसका पसंद आया तो उसको काम दे दिया, उसके आधार पर काम नहीं कराया जा सकता। ट्रांसपेरेंसी, पूरे मुल्क में आज ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, उसके लिए ही गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाया है कि पारदर्शिता के साथ काम हो और टेंडरिंग प्रोसेस करके, चाहे वो सिंप्लीफाइड टेंडरिंग हो, सरलीकरण तरीके से हो, पर टेंडरिंग करके काम को अलॉटमेंट की जाए और एक टाइम बाउंड तरीके से कामों को एग्जीक्यूट कराया जाए। इस यहाँ के आम आदमी के काम के वर्कर उनको बोले कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, और सर एक टेंडर लगाए गए हैं, उनके काम जो है स्टार्ट किए जाए। और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मेरा ही एक ऐसा एरिया ग्राल तो साढ़े बारी पीछे हैं भाई, इसी का रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर जो है इस समय बड़ी तादाद में नीचे आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे? बड़ी तादाद में नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि चूँकि जब माइग्रेशन होती है ना ग्रेजिंग कम्युनिटी की फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड टू लो लाइंग एरियाज़, एक फैक्टर तो ये है कि उस माल मवेशी के उस कैटल्स के पीछे ही हमारे जानवर भी बड़े पहाड़ों से निचले इलाकों में आ जाते हैं अपनी खुराक की तलाश में। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ये सर्दी की लहर जो बढ़ रही है, तो हाई रीजन में ठंड ज़्यादा है, तो ये जानवर भी जंगलों में थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जहाँ इनको ज़रा विंटर गुजारा ज़रा आसान रहता है, तो उतना को बड़ा इशू नहीं है। ये एज़ यूजुअल है, हम हर साल ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है, तो ये कोई थ्रेट भी नहीं है ऐसी कोई नीचे आना कोई, क्योंकि हमारे मैदानी इलाकों में भी जंगल हमारे हैं, तो वो माइग्रेशन होती है हर साल। जिस तरह से अगर बात की जाए तो पीढ़ी हरियाण की बात की जाए तो जो सर्दी इलाके हैं साथ, खासकर जंगल के साथ, तो वहाँ पर चीते वगैरह भी पाए गए हैं, और उस पर आपकी क्या कहना है? ये है कि एक ही रीज़न है, मैंने कहा खुराक की तलाश में, चूँकि जो है डाग है, इसकी लेपर्ड की बड़ी फेवरेट डिश है, तो डाग की तलाश में जंगल से गांव में आते हैं और हमेशा आते रहे हैं। रात को शिकार करते हैं और दिन को अपने वापस जंगल में चले जाते हैं। तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हमें कोई लेपर्ड हमारा मैन ईटर है या कहीं ह्यूमन लाइफ को कोई रिस्क है, ऐसी कोई खबर हमें अभी तक यहाँ अपनी वाइल्ड एडवेंचर राजौरी पुलिस से हमें कोई खबर नहीं मिली है। जिस तरह से आप एक बियर को पकड़ा है, तो क्या कहेंगे कहाँ से पकड़ा है? ये बेर हमने कंडी एरिया से पकड़ा था। बेर का कब है, ये कुछ 5 to 6 मंथ्स ओल्ड है, तो कहीं अपनी फैमिली के साथ ये हैबिटेशन में कहीं फ्रूट के पीछे या कहीं ऐसे आया है ये, तो कहीं फैमिली से अलग हो गया, तो ये वापस जा नहीं पाया, तो लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, हमारी टीम वहाँ गई, रेस्क्यू टीम गई, हमने वहाँ से इसको रेस्क्यू किया, तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, कुछ थोड़ा चेक कर रहे हैं कहीं कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो हमें थोड़ा लगा है कि इसको एक पाँव में इंजरी है, तो हम आज इसको शिफ्ट कर रहे हैं मांडा ज़ू में, हमारे वहाँ डॉक्टर होते हैं, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ, तो इसको ट्रीटमेंट चलेगा वहाँ, तो ठीक होने के बाद इसको हम अपने ही हैबिटेट में वापस रिलीज़ करेंगे। जिस तरह से अगर बात करें तो लोगों की कहीं ना कहीं ग्रीवेंसीज हैं कि जब भी उन्हें कोई चीता वगैरह कोई जंगली जानवर मिलता है, तो कोई टोल फ्री नंबर आपने रखा है जिससे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? नहीं, हमारे स्टाफ का हर बंदे के पास नंबर है, हमने खुद अपने नंबर दिए हुए हैं, मुझे खुद कॉल आती है, हर जगह से आती है। हमारा अपना स्टाफ जो फॉरेस्ट का स्टाफ है, सपोज हमारा वाइल्ड लाइफ का स्टाफ नहीं कहीं पे है, मुझे फॉरेस्ट जो कि मैं इससे पहले डीफू राजौरी भी था, तो मुझे फॉरेस्ट के और मैं लोकल भी हूँ, तो मुझे मेरा नंबर हर किसी के पास है। मुझे रात को भी 12 बजे भी 1 बजे 2 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं, तो हम इमीडिएट कार्रवाई भी करते हैं। अपने विभाग की तरफ से लोगों को क्या आश्वस्त करें? नहीं, डरने का मसला नहीं है, जानवर इससे पहले भी थे जंगलों में और आज भी हैं। थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जंगल थोड़े श्रिंक हो गए, या कुछ कोई खुराक की कमी हो गई, या कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से ये हैबिटेशन में खुराक की तलाश में आते हैं। तो हैबिटेशन में आने से ऐसा भी नहीं कह सकते हम एकदम के ह्यूमन लाइफ को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर बंकर्स 2 तरीके से बने, एक
बने थे ये जो MHA की स्कीम के तहत बने थे, और दूसरे बने थे लैंग्वेजिंग। जो MHA स्कीम के तहत बॉर्डर बंकर बने थे 5 जिलों में, उसमें कुछ आपके अनटेंडर्ड बंकर थे जो उस टाइम पर मुश्किलात थे। आज के बाद आने वाले ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा रोड मैप क्या रहेगा। मेरे तमाम ऑफिसर्स थे उस दिन और तमाम DDs और BDs मेंबर्स थे, और उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट को जगमोहन कौर, पंचायत सतपुर नाली वेस्ट ब्लॉक डूंगी डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि सभी अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं, जो भी एरिया की प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ मेरी नजर में भी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने नोट डाउन करी है, उसमें मेन सर एक चीज ये है कि जो लाइनमैन है हमारे PHE के या डेली वेजर्स हैं, उनकी काफी टाइम से जिन्होंने लैंड केस पर जो लगे हुए हैं, उनकी अभी तक उनकी जो पेमेंट जो है उनको नहीं मिली है। जो उनकी इनकम जो बननी चाहिए थी उनको अभी तक नहीं मिल रही है, और इससे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। उसका हमारी सोसाइटी पे और हम लोग की पंचायत पे क्या है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो ऐसा वो कि अगर हमें पाइपलाइन वो लोग अगर देरी कर रहे हैं पानी को छोड़ने की, हम उनको कंप्लेन करते हैं कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, उनकी पेमेंट तो उनको मिल नहीं रही है, तो वो क्या कहते हैं कि हमें कौन सी तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो हम अपना काम सही से करें। तो ये भी एक मेन इशू है जो उनका पेमेंट का वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड वन इज टेंडरिंग सिस्टम। जैसे कि हमारी पंचायतों के कामों का भी टेंडरिंग करी गई है इनकी भी, तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम है जो देखा जाए, सरकार एक तरफ से लड़ेगा जिसका काम देखकर लोगों को कह रही है कि 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, आपके लोगों को लोकल वर्क के अपने एरिया में डेवलपमेंट करवा सके और बिजी रह सके। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को हमने रिड्यूस करना है। तो दूसरी साइड देखा जाए तो वो पंचायतों के जो काम है इनकी ही टेंडरिंग कर दी गई है। वो गरीब आदमी जो वो कब ठेकेदार बनेगा, कब वो 3 लाख तक का काम करेगा और कब वो डेवलपमेंट करवाएगा, ये कहीं ना कहीं हमें ये कहना चाहूंगी कि ये टेंडरिंग सिस्टम की वजह से हमारे काम रुके पड़े। अभी वो हमको फेस करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे एरिया में काम क्यों नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टेंडर नहीं कोई ले रहा है। तो जब तक ये टेंडर वो लेगा नहीं कोई तो काम होगा नहीं, और हर कोई बंदा टेंडर ले नहीं सकता। उसके लिए इकोनॉमिकली जो बंदा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, वही जो पैसा खर्चेगा वही टेंडर लेगा। पहले तो पैसा बचना है। तो कहने का मतलब कि ये जो टेंडर सिस्टम है इसको हम लोगों की जहाँ तक देखा जाए ग्रास रूट लेवल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में 3 मैडम मेरी सबमिशन है आपसे 20 स्पेसिफिक, यहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉलिसीज नहीं डिस्कस करें। आपकी कोई ऐसी डिमांड है उसको रखिए, बाकी सभी लोगों ने एड्रेस करना प्लीज। ओके 20 स्पेसिफिक बोलने दो उनको, बोलने दो, आप कहाँ कह रहे हो, बोलने दो उसको, बीच में क्यों रोकते हो? तो इसमें ये जो बोलो आप। ये टेंडर रिलेटेड जो बात है ये एक छोटा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं बाकी में भी जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या ये नहीं आ रही है? आप लोग भी इसको हो रहा है कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है हमारी। तो लास्ट में ये कि जैसे कि प्रॉब्लम की बात है कि खाली अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उस बेस पे देखा जाए तो जैसे पाइपलाइन है आजकल वो डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होता। वो कहते हैं कि टेंडर हो रहा है, किसी के अंदर 2 पाइपें टूट गई हैं, 4 पाइपें टूट गई हैं, तो उसको पाइपों की जरूरत है। जब वो डिपार्टमेंट के पास जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये टेंडरिंग सिस्टम हो चुका है अभी। अब जो बड़ा टेंडर लेगा वो देगा। तो अभी ऐसे करके कहीं जगह पे कितनी ऐसी पाइपलाइन जो टूटी पड़ी है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। स्कीम चली थी हर घर जल हर घर नल, तो वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारे अपने एरिया में नहीं हो रहा, तो बाकियों का तो मुझे लगता है कि कितना तो हो चुका होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें भी होना चाहिए कि डिपार्टमेंट को इतना होना चाहिए कि उनकी पाइप अगर पाइप देने की उनकी होनी चाहिए कि वो पाइप दे सके कम से कम। तो एक डबल है हमारा खतवाल एरिया में, वार्ड नंबर 4 में, नारिया वेस्ट में, उसको बने हुए 4-5 साल हो गए, 5-7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी कंप्लीशन अभी नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें पाइप्स नहीं जुड़ पा रही हैं। आज 3 साल तो मुझे हो चुके हैं सरपंच बने हुए। जब भी हम उनको बोलते हैं, कहते हैं मैडम अभी टेंडर होगा इसका, जब भी बोलते हैं मैडम इसका अभी टेंडर होना है, तो मुझे समझ ये नहीं आ रही 3 साल तो हो चुके हैं, इसका अभी तक टेंडर ही नहीं हो रहा है। तो बाकी और कितना समय लगेगा वो आप ये मुझे इसका नहीं पता। थैंक यू सर।
देखिए, जिसलिए आज आपको मदऊ किया गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने आज LG मनोज सिन्हा साहब से फ़ोन पे राबता किया और उनसे जो है हैदरपुरा एनकाउंटर में जो शहरी हलाकतें हुई हैं उनके बारे में गैर जानिबदाराना तहकीकात के अलावा उनके लवाकिन को जो मयते हैं जिनको दफनाया गया है शायद हंदवारा के साइड से, उनके हवाले किया जाए और जो डिमांड्स फैमिलीज़ की है उस पर जो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गौर किया जाए। और ये आज डॉक्टर साहब ने LG साहब को थ्रू टेलीफोनिकली उनके साथ बात करके ये बोला और जिस पे पॉजिटिव रिस्पांस किया LG मनोज सिन्हा ने, जिनने ये बोला कि वो इनके जो है इनकी डिमांड्स इसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखेंगे और एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। और उन पर राजनीति करना, जिन नौजवानों ने, जिन पुलिस वालों ने, जिन CRP वालों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उन आतंकवादियों का खात्मा करा जो वहां से पाकिस्तान के समर्थन के अंदर एक नेटवर्क चला रहे थे, और जिसने मकान दिया और वो जो डॉक्टर सारे मिलकर के सफ़ेद पोश वाइट कॉलर वाले मिलकर के उस नेटवर्क को आगे चलाने का प्रयास कर रहे थे। और अगर सेना ने, आर्मी ने, सुरक्षा बलों ने, IG कश्मीर विजय कुमार ने अगर उनको मारा तो अब वहाँ कश्मीर के नेता सियासत खेलने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे जो लोग विष की खेती कर रहे थे, जो लोग विष की बेल को, पाकिस्तानी विष की बेल को आगे बढ़ा रहे थे, आज उन पर प्रश्न चिन्ह ला करके खड़ा कर दिया गया। इसका मतलब वो जो महबूबा मुफ्ती है या बाकी सियासतदान हैं वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, वाइट कॉलर वाले डॉक्टर लोग भी। और वो ये कहने का प्रयास करना चाहते हैं कि ये जो बंदे हैं ये उसमें शामिल नहीं थे। अरे मुझे ये बात तो बताओ महबूबा मुफ्ती जी, जब अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी, कुर्सी पर बैठी थी, तब उस जगह पर यहाँ फायरिंग होती है, बच्चे टॉफियाँ लेने जाते हैं, ये किसका स्टेटमेंट था? आज तुमको याद आ गया इसलिए क्योंकि तू सत्ता में नहीं है। आता है, सबसे पहले मैं अपने पूरी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। दूसरा चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील थन्ना मंडी में जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है, बेसिकली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 370 टूटने के बाद जो हमारे युवाओं को एक आश्वासन दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही एक बड़े पैमाने पे रोजगार मिलेंगे और यहाँ पे बहुत कंपनियां आएंगी, यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट खुलेंगे जिसको लेके कि हमारे युवाओं को कोई भी कमी जो है रोजगार की नहीं रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो एक आंकड़ा आया दिल्ली से, हमारे सेंटर से, कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर्जा है वो पूरा एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा है। जो बेरोजगारी 21.6% हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी को जो है वो एक स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है स्टेटस का दर्जा जो आज मिला है
जिसके चलते हमें शर्म और शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस नक्शे को हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर देखा जाता है, आज बेरोजगारी को लेके वो भी सबसे ऊपर ही जो है टॉप पे अपना देखा जा रहा है। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से 12:30 बजे गांधीनगर में अपने पीडीपी के कार्यालय के बाहर महबूबा मुफ्ती ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और उसमें उन्होंने सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर सीधे सीधे ब्लेम किया कि वहाँ कश्मीर के अंदर जो किलिंगें हो रही हैं, जो वहाँ पर जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, वो सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस जो है वो जानबूझ के कर रही है। तो जिसका हम खंडन कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती कर रही है और ना करे। हम लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जो महबूबा मुफ्ती का हमेशा करते हैं, हर बयान के ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमने सरकार से एक मांग की है कि इस महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल में डाला जाए। देखिए, जिस प्रकार से ये कश्मीर के अंदर लगातार जो है बयानबाजी करती रही है, लगातार वहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है, लगातार ये देश विरोधी बयानबाजी जो है वो वहाँ पर वो करती रही है। तो उसी के तहत आज ये यहाँ पर भी, जम्मू के अंदर भी आकर वो बोली है। तो हम केंद्र सरकार से, यूटी सरकार से ये मांग करते रहे कि इस महबूबा मुफ्ती को जम्मू के अंदर ना आने दिया जाए और सबसे बड़ी बात कि इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर सीधे सीधे एलिगेशन लगा रही है। और ऐसा ना हो कि ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का अपमान भी कर रही है। ऐसा ना हो आने वाले दिनों में कि इसके खिलाफ, पीडीपी के खिलाफ जम्मू में भी एक जन विद्रोह जागृत हो जाए और इसके विरोध के जो स्वर उठेंगे, उसके अंदर जो अप्रिय घटनाएं घटेंगी उसकी जिम्मेवार फिर या तो केंद्र सरकार होगी या जाके तैयार करो, जाओ। तनीजा का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो साढ़े पीपल वाला दीवान गुरुद्वारा साहब होनाड़ विखे जो दीवान लग रहे हैं 11 तो सवेरे जो भाई संतोख सिंह, भाई राविंद्र सिंह जी कथा करके जो समाप्ति की है तो जो खालसा का लास्ट दीवान से जिस अंदर प्रधान हरचरण सिंह जी खालसा ने संतां शब्द नाल जोड़े आते संगत को सरवण कराए। गल करिए गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब के अंदर जो साढ़े पीपल वाला गुरुद्वारा साहब दीवान लग रहे सन सवेरे शाम। गुरु नानक पातशाह जी शक्ति ऐसी शख्सियत सन संसार के अंदर एक कई हुए औली अवतार से कई हुए, लेकिन धन गुरु नानक पातशाह में केवल जो सन जाहर पीर जगत गुरु बाबा किया गया। उन्होंने अगर हिंदू तो सिख अपना गुरु मानता है, मुसलमान उन्होंने पीर मानते हैं। इसे करके मानते हैं क्योंकि बाबा नानक एक तो दरगाह तो आई हुई, उन्होंने अंदर रब ने जोत टकाई सी संसार से आए सन। जो संसार को समय झमेलियां के भी कर्म कांडा पखंडा के फसिया होया सी, मनुख नूं खा रहा सी। और राजे पाप कमाते उल्टी वार को एक को खाई, राजे जो सन पाप कर रहे सन, प्रजा जो है लुटी जा रही सी कर्म कांडा के नाम के उत्तर। प्रजा जो सी दुखी सी, उस समय संसार कुरला उठिया, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग में बिठाया। गुरु नानक पातशाह ने अवतार लिया 1469। सत्कार योग माता त्रिपता जी पिता कल्याणदास मेहता जी के गृह की ननक साबो की तलवंडी जी थी। अज असी ननकाना साहब कहते हैं, उत्थे मेरे सतगुरु ने अवतार लेके संसार भुली पटकी मानवता नूं सीधे रस्ते पाया। एको काल पुरख परमात्मा का नाम जो जपन लुकिया। असी गुरुद्वारा पीपल वाला खोनार की तरफों एक बार फिर जो है सारे संगतां गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पर्व बहुत बहुत बधाई देने हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह वो सन, वो शख्सियत सन जिन्होंने सज्जन ठग वर्गिया सीधे राह पाया। लालो के घर जाके मेरे सतगुरु ने एक नवा कौतक संसार में दसिया सी, जो किरत करके माई भाई अपने हथी किरत करके जो लंगर छकता सी उसने घर जाना प्रवान किया। मलक भागू की रोटी निचोड़ के उस भी खून निकल के उन्होंने दसिया सी, लोग गरीबां का जो लहू निचोड़ के खाने लिए बराबर है। तेरे घर अभी नहीं जाना, असी तरखान उसके कार करके गए हाँ, क्योंकि रोटी भी युद्ध है और मेहनत हक हलाल की कमाई करके खांदा। आओ असी भी गुरु नानक पातशाह जी जिथे मेरे सतगुरु ने 13 तोड़ के संसार में दसिया सी कि जो है तुम जितना भी कमाओ लेकिन 10वां हिस्सा कट के ये जो है गरीबा किसी गोलक मदद भी करिया करो। गुरु नानक पातशाह के सिखाए हुए मार्ग से चल के अपने जीवन को सफल करिए। गुरुद्वारा पीपल वाला खोनार की तरफों सारे ही संगतों गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
आर्मी ने बड़ा साथ देनी है, हर कम में आर्मी से हाजिर होनी है और करे इन्होंने दिखा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। मैं हिंदूवादी नेता श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते सर्वसम्मति से सुनीता रैना जी को कश्मीर श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के प्रभारी के रूप में मनोनीत करते हुए बड़ा हर्ष उल्लास हो रहा है कि श्रीमती सुनीता रैना जी अपनी जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह करते हुए इस बार जो 2022 में श्री अमरनाथ जी यात्रा होने जा रही है उसको सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। ये हिंदूवादी नेता पंडित ब्राह्मण कुल में जन्मी सुनीता रैना एक ऐसी वीरांगना, ऐसी देशभक्त महिला है जिसने कभी भी कट्टरपंथियों के सामने सर नहीं झुकाया। इसने और इसके परिवार ने हमेशा अलगाववादी ताकतों के सम्मुख सर उठा के चलने वाली यह नारी शक्ति की एक मिसाल है सुनीता रैना। और मुझे गर्व महसूस होता है कि भारत भूमि की पर जन्मी सुनीता रैना और उसके परिवार जिस प्रकार से कट्टरपंथी अलगाववादियों की धमकियों से जूझते हुए भारत माता का तिरंगा झंडा लेकर के कश्मीर वैली में आज जिस प्रकार से भारत माता का नाम रोशन कर रही हैं और जन समाज जनता जनार्दन का कार्य कर रही हैं और कश्मीरी पंडितों की माइग्रेंटों की रक्षा के लिए माता शुक्राला देवी की स्थापना दिवस है आज, और आज शुक्राला सेवा दल पुरानी मंडी की तरफ से यहाँ पे भंडारा किया जाता है। हर साल पिछले 20 साल से माँ की छड़ी यात्रा हर साल बैसाखी के दिन शुक्राला माता के दरबार में जाती है बिलावर में, उसके बाद वापस आती है। ये भंडारा जो है शुक्राला माता मंदिर पुरानी मंडी में स्थापित हुआ है। जो भगत शुक्राला माता नहीं जा सकते हैं वो भगत यहाँ पुरानी मंडी मंदिर आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और आज का दिन ही शुक्राला माता का मंदिर स्थापित हुआ था यहाँ पे पुरानी मंडी में, इसलिए वार्षिक भंडारा किया जाता है। लाओ झंडी बकवास बंद किते गए नहीं। जो गार्बेज कलेक्शन के लिए हमने पहले लगभग 150 ऑटो लगाए हुए हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए, उस फ्लीट को और बढ़ाने के लिए 89 नए ऑटो कॉरपोरेशन ने खुद के परचेज़ किए हैं। पहले तो आउटसोर्स किए हुए थे, आज उनकी लॉन्चिंग की गई है लगभग 38 ऑटोज़ की, और बाकी वाले भी जैसे जैसे पास होके आते जाएंगे उसको अलग अलग बाड़ों में भेजेंगे ताकि जो गार्बेज है हमारा जो कूड़ा है जो बाहर आता है जो नालों में जाता है हम घर से ही उठाएं और उसको इकट्ठा करके अपने जो गार्बेज कलेक्शन सेंटर है वहाँ ले जाएं। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। लेकिन मैम जिस तरीके से कल बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला कुछ जो नेता हैं वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला है रेजोल्यूशन में। देखिए, जो गांधी जी के कातिल को गोडसे की पूजा करते हो उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? उनके सवाल का जो
इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को, नेहरू के मुल्क को, अंबेडकर के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हो तो उनके सवाल का मैं क्या जवाब? मैडम कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ लीगल एविडेंसेस मौजूद है कि वो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस हैं। अगर उनके पास पहले एविडेंस था तो पहले उनको फिर मैम आगे देखिए। जब भी इनसे कोई फायरिंग में मर जाता है तो उसको OGW का इल्जाम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इनको एसवाकी होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। सर ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਡੈਥ ਹੋਈ है। तो क्या इंतजामिया थी, क्या अपील करने आज तुसां क्या मांगा कि तुसां की किस किस्म की हेल्प जड़ी है इंतजामिया को चाहिए है? सर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि डेड में आनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या जो डेड बॉडी आप मंगवाने की कोशिश कर रहे हो क्या उसका खर्चा आप उठा सकते हो? नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जो मेरे पापा की डेड बॉडी है वो लेके आए अपने खर्चे पे। वो तो कभी नहीं उठाना, ये तो नाकाबिलियत होती है कि आप हमारे वक्त में भी तो केसेस होते थे लेकिन हम उसको पकड़ते थे, हम पूरे शहरियों को थोड़ी बंद करते थे। फ्यूचर जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई फ्यूचर नहीं।